अगर कोई मुझसे पूछेगा क्लास 10th और 12th के बच्चों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कौन से सब्जेक्ट में जा रही है, तो मैं बिना सोचे बोल दूंगा इंग्लिश, क्योंकि इतने कमेंट्स जो आ रहे हैं। सो आप सबने बहुत ज़्यादा कमेंट्स किए थे कि भैया प्लीज़ बता दीजिए इंग्लिश का क्या करना है। सैम्पल पेपर देखा, बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, स्कूल में प्री बोर्ड हुए आंसर नहीं बन रहे थे, सब में अच्छे मार्क्स आ रहे हैं लेकिन इंग्लिश में प्रॉब्लम हो जा रही है, तो प्लीज़ बताइए क्या कर सकते हैं। तो गुरु भैया हाजिर हो गए हैं वही वीडियो लेकर। आज की वीडियो में पूरा हम डिस्कस कर रहे होंगे भाई आपको कैसे क्या करना है जिसके बाद इंग्लिश में आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। तो ये जो हमारी वीडियो है ये 5 पार्ट्स में होने वाली है। सबसे पहले हम रीडिंग सेक्शन की बात कर रहे होंगे, क्लास 10th 12th दोनों के लिए वीडियो होने वाली है। रीडिंग सेक्शन के बाद हम आएंगे भाई हमारे लिटरेचर वाले सेक्शन में, उसके बाद हम ग्रामर वाले सेक्शन में आएंगे। क्लास 10th में मेन होता है, 12th वाले अगर चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं, लेकिन अगर आपकी ग्रामर वीक है तो आप भी इसको ज़रूर देखिएगा। इसके बाद फिर 4th नंबर पर हमारा आता है राइटिंग स्किल वाला सेक्शन, और आखिरी 5th नंबर पर मैं आपको 6 टिप्स और एक्स्ट्रा देने वाला हूँ। तो कुल मिला के वीडियो यार आपको पूरी देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। एक एक चीज़ कवर करूँगा। मैंने 10 12 दोनों के सैम्पल पेपर को बहुत अच्छे से देख लिया है, सब समझ लिया है, उसी के बाद आपके लिए वीडियो बना रहा हूं, तो वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। अब सीरियस वीडियो को चालू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो अगर सबसे पहले हम रीडिंग सेक्शन की बात करते हैं तो टोटल यहाँ 5 टिप्स मैं आपको देना चाहूंगा। नंबर 1, सबसे पहली टिप आती है कि जब भी आप अनसीन पैसेज कर रहे हैं, ये बहुत डिफिकल्ट लग रहा है इस बार बच्चों को, तो सबसे पहले जो नीचे क्वेश्चंस दिए होते हैं ना उनको पढ़िए। मतलब अनसीन पैसेज पहले हमको नहीं पढ़ना है, सबसे पहले हमको क्वेश्चन पढ़ना है। जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो कुछ चीज़ें आपके दिमाग में क्लियर हो जाएंगी कि आखिर इस पैसेज में मुझे किन चीज़ों पर फोकस करना है। जैसे क्वेश्चन आता है कि इस अनसीन पैसेज के लिए सबसे अच्छा टाइटल क्या रहेगा, इस अनसीन पैसेज में किस टॉपिक की बात करी जा रही है, या इसमें कौन सा वर्ड इससे मैच कर रहा है, ऐसे कुछ भी क्वेश्चन आते हैं आपके दिमाग में, आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर इस अनसीन पैसेज पर ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिन पर मुझे मेन फोकस करना है। तो पहले क्वेश्चन करिए, उसके बाद अनसीन पैसेज को एक नहीं कम से कम 2 से 3 बार पढ़िए, अच्छे से समझिए, उसके बाद आपको आंसर थोड़े ईजी अपने आप लगने लगेंगे। इसके बाद दूसरे नंबर पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगा। बहुत सारे बच्चे होते हैं भैया अनसीन पैसेज में ऐसे ऐसे वर्ड्स यूज़ कर दिए जाते हैं जो समझ में ही नहीं आते। इसके लिए भी यार सिंपल सा एक टिप देना चाहूँगा, और कोई ऑप्शन नहीं है, वो है जितने आप डिफिकल्ट वर्ड के मीनिंग गूगल से निकाल सकते हैं। पढ़ाई करने बैठते हैं, एनसीईआरटी में कोई भी डिफिकल्ट वर्ड आता है, गूगल पर उसके मीनिंग निकालिए, उसके सिनोनिम्स निकाल लीजिए। सुबह इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, आर्टिकल पढ़ सकते हैं, इंटरनेट पर बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल है। बस ट्राई करिए कि डेली आप 5 से 10 नए वर्ड सीखें। एक कॉपी बना लीजिए जहाँ पर डिफिकल्ट वर्ड लिखिए, उसके सिनोनिम्स लिख लीजिए, उसका मीनिंग लिख लीजिए। इतना आप करते हैं तो बहुत चांस हो जाती है कि बोर्ड में कितना भी डिफिकल्ट पेपर आ जाए, आपको एटलीस्ट क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। वहाँ ये प्रॉब्लम नहीं होगी यार ये क्वेश्चन ही समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि इसमें इतने डिफिकल्ट वर्ड जो यूज़ कर दिए गए। तो अभी आखिरी समय में बस यही एक हमारे पास ऑप्शन है, तो यही आपको करना चाहिए। इसके बाद तीसरे नंबर पर मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगा, कॉमन आंसर्स। जितने मैंने सैम्पल पेपर देखे हैं, मैंने बहुत अलग अलग तरीके से देखा है, तो मुझे एक चीज़ समझ में आई है कि इस बार के जो अनसीन पैसेज आ रहे हैं ना उसमें बहुत एक आप बोल सकते हैं इंटरलिंक्ड क्वेश्चन होते हैं। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, सपोज करिए आपका जो अनसीन पैसेज है उसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करी जा रही है, कि जिस भी एरिया की बात करी जा रही है वहाँ पर बिल्कुल भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमें देखने को नहीं मिलता है, लेकिन जो आर्टिकल जिनने लिखा है वो कह रहे हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए। तो क्वेश्चन कैसे आते हैं, अगर हम बात करें अनसीन पैसेज पर, तो यहाँ पर मेन कौन सा टॉपिक उठाया गया है, जिस एरिया की हम बात कर रहे हैं वहाँ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है। मतलब घुमा फिरा के वो क्वेश्चन कहीं ना कहीं एक ही चीज़ पर अटक जाता है, वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब अगर आपको पैसेज में ये चीज़ क्लियर समझ में आ गई, क्योंकि पैसेज में डायरेक्ट ये नहीं दिया होगा कि इस पैसेज में हम क्या बात कर रहे हैं, वो आपको समझना पड़ेगा। अगर आपको ये समझ में आ गया इस पैसेज में हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, इन एरिया में सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, तो आपके आंसर गलत नहीं हो सकते। लेकिन अगर आप इसी चीज़ में घूम गए, अगर आपको लग रहा नहीं है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात नहीं कोई और चीज़ की बात करी जा रही है, आप पूरे आंसर गलत कर देंगे। अगर आपको लगता है यहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट की पॉजिटिव बातें करी जा रही है जबकि पूरा पैसेज एक नेगेटिव है, आपके मार्क्स हट जाएंगे। तो हमेशा याद रखिए अनसीन पैसेज में क्वेश्चन बहुत इंटरलिंक्ड आपको देखने को मिलने वाले हैं, तो पैसेज की समरी आप माइंड में बना लीजिए। अगर पैसेज 10 लाइन का है तो उसको 5 लाइन में कैसे मैं समराइज कर सकता हूँ, और ये पैसेज आखिरी में मुझे एक मैसेज क्या दे रहा है। याद रखिए पैसेज का मैसेज क्या है, ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। इसके बाद 4th नंबर पर एक इंपॉर्टेंट टिप आती है, आप सबने इसके बारे में सुना भी होगा, एलिमिनेशन टेक्निक। सिंपल सा इसको अच्छे समझ लीजिए। इंग्लिश का पैसेज ऐसा आ रहा है इस बार अनसीन पैसेज कि बच्चों को 2 ऑप्शन सही लग रहे होते हैं, कई बार 3 लग रहे होते हैं, कई बार 4 लग रहे होते हैं। ऐसा लगता है यार ए भी ऑप्शन सही लग रहा है, डी भी सही लग रहा है। तो ऐसे में सबसे सिंपल चीज़ क्या होती है, जैसा मैंने कहा आपने पैसेज को बहुत अच्छे से पढ़ लिया है, अब एलिमिनेट कीजिए कि यार ए बी सी तो ऑप्शन सही है लेकिन डी बिल्कुल भी सही नहीं है, डी नहीं हो सकता, डी को काट दीजिए। फिर 3 को देखिए यार इनमें से कौन सा ऐसा जो और मैं हटा सकता हूँ।
ऐसा आप करिए, उसके बाद आखिरी में आपके पास एक ही ऑप्शन बचने वाला है या दो बच रहे होंगे। जब दो ऑप्शन बचते हैं तो फिर से पैरा को एक बार देख लीजिए, दिमाग में सोचिए कि इन दोनों में से सबसे ज़्यादा सही मुझे कौन सा लग रहा है, और उसको फिर आप टिक कर दीजिए, वहाँ पर OMR शीट में फिल कर दीजिए। एलिमिनेशन टेक्निक आपको इंग्लिश हो चाहे हिंदी हो बहुत ज़्यादा मदद करने वाली है, ये बिल्कुल याद रखिए। इसके बाद आखिरी 5th नंबर की मैं आपको टिप देना चाहूँगा कि अगर आपको टाइम मैनेजमेंट में प्रॉब्लम हो रही है तो इंग्लिश में अनसीन पैसेज आखिरी में करिए। क्यों करिए मैं आपको बताता हूँ। अनसीन पैसेज थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होता है, और साथ ही साथ जब उसमें ज़्यादा टाइम लगने लगता है ना तो हमें बहुत प्रेशर आ जाता है, तो हमारे आगे के क्वेश्चनों में हमें प्रॉब्लम होने लगती है। तो सबसे पहले अपने बाकी सेक्शन को आप निपटाइए, और आखिरी में जितना टाइम बचता है वो पूरा आप अनसीन पैसेज को दे सकते हैं। ये भी हो सकता है कि आपने सब कुछ बहुत जल्दी कर लिया, आपके पास बहुत टाइम बचा है, तो आपके दिमाग से एक प्रेशर जा चुका होगा, तो अनसीन पैसेज पर आप और अच्छे से फोकस कर पाएंगे। तो अगर आपको ऐसा लगता है आपको टाइम मैनेजमेंट प्रॉब्लम हो रही है तो अनसीन पैसेज को आप आखिरी के लिए भी रख सकते हैं। इतनी ही सिंपल टिप आती है अनसीन पैसेज की, यही आपको करना है, प्रैक्टिस करते रहिए। जितने ज़्यादा आप सैम्पल पेपर से प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा अच्छे से आप अनसीन पैसेज को कर पाएंगे। इसलिए बार बार बोलता हूँ, क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है, सैम्पल पेपर करना बहुत ज़रूरी है। इन चीज़ों को अच्छे से आप करिए, आपको अनसीन पैसेज में प्रॉब्लम नहीं जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं हमारे लिटरेचर की तरफ। तो भाई अगर लिटरेचर की बात करते हैं तो आप किसी भी क्लास में ये 3 टिप आपको दूंगा, और ये अपने आप में काफ़ी होती है फुल स्कोर करने के लिए। लिटरेचर जो आपका ये सबसे इजी पार्ट होने वाला है आपके पेपर का। सबसे पहला पॉइंट जो बहुत सारे बच्चे फॉलो ही नहीं करते हैं वो है NCERT। ये गलती कभी भी मत करिए कि आप कोई ऐसी वीडियो से पढ़ रहे हैं, कोई ऐसे सोर्स से पढ़ रहे हैं जहाँ पर NCERT का कोई जिक्र ही नहीं। और यहाँ पर मैं उन वीडियोस को भी इंक्लूड कर रहा हूँ जो मे भी आपको पूरा NCERT पढ़ा रही हूँ, लेकिन वहाँ पर कहीं पर भी NCERT के टेक्स्ट आपको देखने को नहीं मिलते हैं। अगर ऐसी वीडियो से आप पढ़ रहे हैं तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि साइड में आप NCERT खुद पढ़ें। NCERT के पूरे डिफिकल्ट वर्ड्स के मीनिंग आपको बनना चाहिए, पूरी NCERT आपको बनना चाहिए। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आएगा, भैया कैसे पहचाने कि हमसे NCERT बन रही है कि नहीं बन रही है। सबसे पहला भाई NCERT के चैप्टर का पूरा स्टोरी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद उसमें जितने भी नेम्स आए, कैरेक्टर्स के जितने भी डेट्स आई हैं वो आपसे बनना चाहिए। जितने भी लिटरेरी डिवाइसेस वहाँ पर यूज़ हुए हैं वो आपसे बनना चाहिए। जितना भी वहाँ पर डेटा दिया हुआ है वो आपसे बनना चाहिए। पूरे डिफिकल्ट वर्ड के जैसा मैंने कहा मीनिंग आपको बनना चाहिए। अगर ये सब चीज़ें आपसे बन रही हैं, आपको आखिर में पता है कि भाई ये स्टोरी मुझे क्या लेसन दे रही है, मतलब आपका NCERT हो गया है। मतलब NCERT की 2 लाइन निकाल के मैं आपको दे दूँ तो आपको पता होना चाहिए कौन से चैप्टर की लाइन है। ऐसे आपको चैप्टर की रीडिंग करना है। तो कभी भी ये गलती मत करिए कि आप कोई ऐसे सोर्स से पढ़ रहे हैं जहाँ पर सही से नहीं दिया हुआ है। NCERT नंबर 1 प्रायोरिटी इंग्लिश में हमारी हो जाती है। इसका दूसरा मैं आपको बोलना चाहूँगा लिटरेरी डिवाइसेस। ये ना हो कि बोर्ड एग्जाम में आपको यही नहीं पता है कि सिमिली क्या होता है, मेटाफर क्या होता है, पर्सोनिफिकेशन क्या होता है, एक्सेट्रा क्या होता है। इस पर चैनल पर बहुत जल्दी वीडियो आने वाली है, आई बटन में मैं डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी मैं बहुत सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस का लिंक आपको देने वाला हूँ। तो लिटरेरी डिवाइसेस आपको बहुत अच्छे से बनना चाहिए क्योंकि बोर्ड में क्वेश्चन आते ही हैं और सबसे ईजी ये होते हैं, तो ये आपको बहुत अच्छे से बनना चाहिए। इसके बाद जो तीसरी टिप आती है भाई, ये तो आपको फुल स्कोर करवाई देगी लिटरेचर में, और बहुत सिंपल है, मैक्सिमम क्वेश्चन कर लीजिए। जितने क्वेश्चन कर सकते हैं उतने कर लीजिए। सिंपल सी बात है भाई, आपका पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट नहीं है जहाँ पर क्वेश्चन की कोई लिमिट ही नहीं है, बहुत क्वेश्चन बन सकते हैं। ये आपका इंग्लिश है, इसमें आप हिंदी को भी इंक्लूड कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत लिमिटेड क्वेश्चन होते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। बोर्ड एग्जाम का कुछ बच्चे आके बाहर ये बोले कि पूरे क्वेश्चन वही आ गए जो मैंने पढ़े थे, क्योंकि आएंगे ही, ये इंग्लिश है, यहाँ पर आपको सब बनेगा। बहुत लिमिटेड क्वेश्चन होते हैं। मैं आई बटन में सीरीज डाल दूंगा, हमने इसकी एक सीरीज भी चालू करी थी जहाँ पर मैंने आपको बहुत सारे MCQs करवाए। तो हमेशा याद रखिए, जितने क्वेश्चन आप कर सकते हैं इंग्लिश में उतने कर लीजिए। यहाँ पर आलसी मत करिए। आपको एक चैप्टर के जितने भी ये फिगर ऑफ स्पीचेस वाले क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, जितने भी डिफिकल्ट वर्ड वाले देखने को मिलते हैं, आपको क्वेश्चन आंसर वाले MCQ बेस देखने को मिलते हैं, सब कुछ आपको करना है। अगर इतना आप करते तो इंग्लिश में आपको कोई प्रॉब्लम आने ही नहीं वाली है। तो भाई ये पूरा हमारा लिटरेचर का आ जाता है। तो वीडियो में हम आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा ओसवाल गुरुकुल क्वेश्चन बैंक के बारे में। जैसा कि मैंने आपको अभी 3rd पॉइंट में भी बताया था कि आप मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन अगर कर लेते हैं, मतलब मान के चलिए चैप्टर के आपने पूरे ही क्वेश्चन देख लिए जितने आपको देखने को मिल रहे थे, तो आपके मार्क्स नहीं कट सकते। उसमें सबसे ज़्यादा अगर आपकी कोई मदद करने वाली है तो वो ये है बुक। ये एक क्वेश्चन बैंक है, इसमें आपको हर चैप्टर के बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे और बहुत ही हाई लेवल क्वेश्चन बनाए गए, एकदम बोर्ड लेवल से मैच करे गए। तो अगर आप इस बुक से पढ़ते हैं, इसके पूरे क्वेश्चन देखते हैं, तो बहुत चांसेस है भाई बोर्ड एग्जाम में आपको बहुत सेम क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। यार ये तो मैंने
पढ़ा था इसलिए मुझे तुरंत ही बन गया। तो बिल्कुल आप इस बुक को ले सकते हैं। अभी जैसे मेरे पास ह्यूमैनिटीज़ का एडिशन है, एकदम कंबाइंड एडिशन है, इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स आपको देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि इसमें आपका इंग्लिश कोर, फिजिकल एजुकेशन, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री देखने को मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में मैं पूरे लिंक्स दे दूंगा, अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो बिल्कुल इसको आप कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको इनके टेलीग्राम का लिंक भी दे रहा हूँ। उस वाले ने एक बहुत अच्छी चीज़ करी यार कि टेलीग्राम पर वो आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं, तो टेलीग्राम भी बिल्कुल आप इनका ज्वाइन कर सकते हैं। अब वीडियो में सीधा आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद भाई ग्रामर की बात कर लेते हैं। मेनली ये क्लास 10th के बच्चों के लिए होने वाला है, और अगर आप 12th में और आपका ग्रामर वीक है तो आप भी इसको जरूर देखिए। सबसे पहला आता है अपने बेसिक्स क्लियर कर लेना। अगर आपको यही नहीं पता है एन, दा, आ कहाँ यूज़ होता है, हैज़ कहाँ यूज़ होता है, हैव कहाँ यूज़ होता है, कहाँ हम बीन यूज़ करते हैं, ऐसे बहुत सारे कन्फ्यूजन हमें होते हैं। अगर आपको यही एक क्वेश्चन दिमाग में बार बार आता है कि इस सेंटेंस में ऐसा क्यों लिखा गया है, इसको अलग वे में क्यों नहीं लिखा गया है, यहाँ पर ग्रामर ये क्यों सही है, जो मैंने लिखा है वो क्यों सही नहीं है, मतलब आपका बेसिक सही नहीं है। तो बेसिक सही करने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है। आप YouTube पर सर्च कर सकते हैं वीडियोस, आप मार्केट में आपको बुक मिल जाएंगी, आप थोड़ी छोटी क्लास की बुक ले सकते हैं, वहाँ पर आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बेसिक क्लियर करने में कोई भी बुराई नहीं है, सबसे अच्छा स्टेप होता है इंग्लिश में इंप्रूव करने का। तो बेसिक क्लियर करिए, सब सर्च कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आपको। अगर नाउन में, एडजेक्टिव में, वर्ब में, जिस भी चीज़ में प्रॉब्लम होती है, सेंटेंस फ्रेमिंग में होती है, आप सब सर्च कर सकते हैं। यूट्यूब में सब आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, गूगल पर सब आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। तो सबसे पहले अपना बेसिक क्लियर करिए। इसके लिए सिंपल आप क्या कर सकते हैं, बहुत सारे कीबोर्ड आते हैं, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। कुछ ऐसे कीबोर्ड आते हैं जो बताते हैं कि आपने सेंटेंस में क्या गलतियां करी हैं। आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके टीचर हो सकते हैं। आप आर्टिकल लिखिए, स्पीच लिखिए, कुछ भी एक पेज में लिखिए, या कीबोर्ड में ही दोस्तों से बात करते समय चैट में इंग्लिश में करिए। वो कीबोर्ड आपको बता देगा यार आपने इसमें क्या गलती करी, तो आपको मालूम चलेगा यार मैं हमेशा हैज के बदले हैव यूज कर लेता हूँ, मुझे जहाँ वर यूज करना होता है मैं वहाँ वॉज कर लेता हूँ। ऐसे मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो वो कीबोर्ड का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ऐसे बहुत सारे आते हैं, आप गूगल में देख सकते हैं। ये सब चीज़ें आपकी मदद कर देंगे। अपने दोस्तों की मदद आप ले सकते हैं, टीचरों की मदद आप ले सकते हैं। तो सबसे पहले भाई यही करना है आपको, अपना बेसिक एकदम तगड़ा करना है। इसका दूसरे नंबर पर फिर से वही चीज़ आती है, प्रैक्टिस। ग्रामर एक ऐसी चीज़ है जो प्रैक्टिस के साथ बढ़ती है। जब आप प्रैक्टिस करेंगे, अलग अलग क्वेश्चन बैंक से सैंपल व्यवस्था देखेंगे, मैंने कहाँ गलती करी, मेरी मिस्टेक क्या है, तो आपको वो चीज़ें बनने लगेंगी। ग्रामर एक ऐसी चीज़ है जहाँ आपको एक बार अपनी मिस्टेक पता चल गई तो अगली बार आप कभी वो मिस्टेक नहीं कर सकते। जैसे एक सिंपल सा एग्जाम्पल देता हूँ। बहुत सारे मैंने कमेंट्स में देखा है, लोग वीडियो की स्पेलिंग गलत लिखते हैं, VEDIO लिखते हैं, लेकिन वीडियो की रियल स्पेलिंग क्या होती है, VIDEO। एक सिंपल सी मैं चीज़ आपको बता रहा हूँ। दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट बुक्स होता है, लोग लिखते हैं दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट बुक। ये एक बहुत सिंपल मिस्टेक लोग कर देते हैं। तो ये मिस्टेक जहाँ आपको एक बार पता चल गई, आप कभी भी ये चीज़ गलत नहीं कर सकते। तो यही करिए, प्रैक्टिस करते जाइए। इसके बाद तीसरी एक और बहुत इंपॉर्टेंट टिप आती है, एग्जाम्पल्स। इसको बहुत अच्छे समझिएगा। सपोज करिए आप वर्ब पढ़ रहे हैं, आपको वर्ब में डिफिकल्टी जाती है, तो नेट पर आप निकाल लीजिए एग्जाम्पल्स। अगर आपको नाउन में जाती है एग्जाम्पल, एडजेक्टिव में जाती है आप निकाल लीजिए कि भाई इसके क्या एग्जाम्पल है। आपको पास्ट पार्टिसिपल्स में प्रॉब्लम जाती है, आप उसका निकाल लीजिए। जिस भी चीज़ में प्रॉब्लम जाती है, नेट पर उसके एग्जाम्पल्स निकाल लीजिए। उस सेंटेंस को पढ़िए और खुद सोचिए अगर मैं होता तो मैं इस सेंटेंस को कैसे लिखता, आपको अपनी गलतियां मालूम चल जाएंगी। तो नेट पर आप किसी भी चीज़ के एग्जाम्पल्स भी निकाल सकते हैं, चाहे तो आर्टिकल्स भी पढ़ सकते हैं। ये काम बिल्कुल करिए। आप जितने ज़्यादा एग्जाम्पल्स देखेंगे, जितनी प्रैक्टिस करेंगे, उतना आपको ये चीज़ ईजी लगने वाला है। अब भाई ये पूरा हमारा ग्रामर का आता है। इसके बाद बात कर लेते हैं हमारे राइटिंग स्किल के बारे में। तो भाई अगर राइटिंग स्किल की बात करते हैं तो यहाँ पर दो चीज़ें सिर्फ है जो आपको बनना चाहिए। सबसे पहला आता है फॉर्मेट की रियलिटी को समझिए। आप कितने भी सैंपल पेपर निकाल लीजिए, वहाँ पर ऐसे क्वेश्चन बहुत कम आते हैं कि फॉर्मेट में सबसे ऊपर क्या आएगा। अगर नोटिस की बात कर लेते हैं, आर्टिकल की बात कर लेते हैं, सबसे ऊपर क्या आएगा, ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं। बोर्ड में आपको मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। क्या नोटिस में हम हेडिंग लिखते हैं, क्या नोटिस में हम नोटिस वर्ड लिखते हैं, क्या नोटिस में हम डेजिग्नेशन लिखते हैं। मतलब कुल मिला के आपको क्वेश्चन मार्क लगा के चीज़ें पूछी जाती हैं। और अलग टाइप के क्वेश्चन ये भी आपको देखने को मिलते हैं। इस नोटिस का एक बेस्ट हेडिंग क्या हो सकता है, आपसे हिसाब से इस नोटिस में से कौन से टॉपिक्स है जो कवर होना चाहिए। आपने सैंपल पेपर देखा होगा, ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, आपको कोई भी राइटिंग स्किल का फॉर्मेट बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। नेट पर निकालिए, फिर से आई बटन में डाल दूंगा, हमने बहुत सारी वीडियोस पर बनाई हुई है। फॉर्मेट अच्छे से देखिएगा। अगर मैं आपसे बोलता हूँ एक स्पीच लिखिए, तो आपको पता होना चाहिए भाई स्पीच लिखते कैसे हैं, उसका फॉर्मेट क्या है। फिर फॉर्मेट के बाद आपको यह भी पता होना चाहिए कि इसमें से कौन से टॉपिक है हम कवर करते हैं। अगर हम एक नोटिस की बात करते हैं तो उसको स्टार्ट कैसे करते हैं, ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए। तो नंबर बात याद रखिए कि फॉर्मेट पर हमें ज़्यादा फोकस करना है, और फॉर्मेट पे इस चीज़ पर ज़्यादा फोकस करना है कि एक पर्टिकुलर राइटिंग स्किल में आखिर कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम यूज़ करते हैं, किन किन में डेजिग्नेशन आता है, किन में हेडिंग आता है, किन में नेम आता है, ये आपको सब पता होना चाहिए। इसका दूसरी टिप राइटिंग स्किल की सबसे इंपॉर्टेंट होती है,
जितने एग्जाम्पल्स आप रीड कर सकते हैं। राइटिंग स्किल के आपको ढेरों नेट पर बुक्स पर एग्जाम्पल मिल जाएंगे कि भाई अगर कोई कंप्लेंट के लिए लेटर लिख रहा है या अगर कोई अपने सजेशन के लिए लेटर लिख रहा है, कोई नोटिस लिख रहा है, डिबेट कंपटीशन का नोटिस लिख रहा है, सारे आपको एग्जाम्पल्स देखने को मिल जाएंगे। उनको बार बार रीड करिए। आप जितने सैंपल पेपर से एग्जाम्पल्स रीड कर सकते हैं उतने करिए। उससे आपको आइडिया लगेगा एक नोटिस को किन किन तरीकों से हम स्टार्ट कर सकते हैं, कैसे एंड कर सकते हैं। अगर हम एक कंप्लेंट का लेटर लिखते हैं तो उसका हम कैसे उसको लिख पाते हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें हमें मेंशन करनी होती हैं। जब ये चीज़ें आप पढ़ेंगे, सब कुछ करेंगे, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, आप जब ऐसे जितनी भी राइटिंग स्किल है उनके बारे में जितना ज़्यादा आप एग्जांपल देखकर समझेंगे उतने वो ईजी आपको लगने वाले हैं। पूरा पढ़िए नोटिस और उसके बाद बोलिए कि मैं इसकी क्या हेडिंग बनाता। बुक में देखिए क्या हेडिंग दी गई हुई है, तो आपको समझ में आएगा यार कि क्या हेडिंग एक सही होगी इस नोटिस के लिए। ऐसे करके चीज़ों में आगे बढ़िए। कुल मिला के सैंपल पेपर में देखिए राइटिंग स्किल से कैसे क्वेश्चन आते हैं और वो क्वेश्चन समझने के बाद फिर आप एग्जाम्पल पढ़िए। तो एग्जाम में आपको दिखेगा अरे हाँ उसमें क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन आया था कि हम डेट लिखते कि नहीं लिखते, देखो यहाँ पर डेट लिखी हुई है। ऐसे करके समझिए। तो सिंपल सी बात याद रखिए, आपको एग्जाम्पल्स बहुत अच्छे से करना है। अब इसके बाद आखिरी में 6 टिप्स मैं आपको देना चाहूँगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली टिप आती है प्रैक्टिस। जितनी प्रैक्टिस कर सकते हैं उतनी प्रैक्टिस करिए। इसका दूसरे नंबर पर आता है वोकैबुलरी के लिए मैं बोलना चाहूँगा जितना आप रीडिंग कर सकते हैं, जितने डिफिकल्ट वर्ड के आप मीनिंग निकाल सकते हैं, उससे अच्छी बात कोई नहीं होगी। डेली ट्राई करिए, 5 से 10 नए वर्ड आप सीखें, उनको एक कॉपी में लिख लीजिए। इसके बाद तीसरे नंबर पर टिप देना चाहूँगा एनसीईआरटी प्लस अपने बेसिक्स को क्लियर करिए। प्रायोरिटी एनसीईआरटी होना चाहिए, बाकी हमारी राइटिंग स्किल हो गई, ग्रामर हो गया, यहाँ पर आप जितना अपना बेसिक क्लियर कर लेंगे उतना ही आसान आपको लगने लगेगा। इसके बाद मैं आपको अगली टिप देना चाहूँगा, थोड़ा सा टाइम दीजिए, इम्पेशेंट मत होइए। आप सोचेंगे कि आप इस वीडियो को देखना अगले दिन से फुल स्कोर कर लेंगे, पॉसिबल नहीं है। वीडियो देखने के बाद आपको प्रैक्टिस करना होगा, इस वीडियो को समझना होगा, उसके बाद कुछ दिन बाद आपको रिजल्ट दिखना चालू होंगे। तो इम्पेशेंट मत होइए, थोड़ा सा टाइम इंग्लिश को दीजिए। अगर आपको लगता है इंग्लिश आपको बहुत डिफिकल्ट लग रहा है तो डेली टाइम दीजिए, डेली इंग्लिश की प्रैक्टिस करिए। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतने परफेक्ट आप इसमें होते जाएंगे। इसके बाद 5th नंबर की टिप मैं आपको देना चाहूंगा, अपने आंसर्स मैच करिए। सैंपल पेपर सॉल्व कर रहे हैं, क्वेश्चन बैंक सॉल्व कर रहे हैं, आप पहले खुद मन में आंसर सोचिए और फिर आंसर चेक करिए। आपको मालूम चलेगा अच्छा इसका आंसर मैंने सही सोचा था, अरे इसका तो मैंने गलत सोच लिया। जब आपको अपनी गलतियां मालूम चलेंगी, अपनी मिस्टेक्स मालूम चलेंगी, आप अपने आप उसको इंप्रूव करने लगेंगे। तो हमेशा पेपर सॉल्व करेगा उसको बहुत अच्छे तरीके से मैच करिए। मैच करने का सिंपल ये मीनिंग नहीं होता अच्छा मैंने गलत कर दिया तो क्रॉस कर दिया, नहीं, मैंने गलत किया तो क्यों किया, ऐसी क्या मिस्टेक थी जो मुझसे हो गई। इसका 6th नंबर पर आखिरी में टिप आपको देना चाहूंगा कि डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए। डिस्क्रिप्शन में आपको बुक का लिंक भी देखने को मिलेगा, कुछ वीडियोस भी हैं जिनके लिंक मैं आपको दे रहा हूँ, वो मैं आपको कीबोर्ड के लिंक दे रहा हूँ। इसकी डिस्क्रिप्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, वो आपकी बहुत ज़्यादा मदद करने वाली है। इसके बाद भी अगर कोई डाउट बचते तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। ऊपर एंड स्क्रीन में आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो मैं डाल रहा हूँ, उसको देखना मत भूलिएगा। बाकी मैं तो मिलता रहूँगा आने वाली बहुत सारी वीडियोज़ में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, गुरु टेंगुरिया, बाय।